एंड वेलकम। हम लोग अनुभव टेस्ट पर बात कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम लोग अनुभव 5 के जो पॉलिटी के प्रश्न थे उसको देखेंगे। इस पेपर में पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित कुल 14 प्रश्न थे। इन्हीं 14 प्रश्नों को हम लोग आज की अपनी परिचर्चा में क्रमवार रूप में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी परिचर्चा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा, प्रश्न संख्या 25। देखिए आप लोग, इसमें दो टर्म दिया गया है संसदों के निलंबन, सस्पेंशन और निष्कासन, एक्सपल्सन के बारे में। संसद सदस्यों के निलंबन, सस्पेंशन और निष्कासन, एक्सपल्सन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यक्ष किसी लोकसभा सदस्य को स्वयं निलंबित कर सकता है जबकि उसके निष्कासन की शक्ति संसद के पास होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, संसदों के निष्कासन की प्रक्रिया संविधान में उल्लिखित है जबकि निलंबन से संबंधित सदन के नियमों द्वारा निर्देशित होता है। तीसरा स्टेटमेंट है, निलंबित सांसद संसदीय समितियों की बैठक में शामिल नहीं हो सकता है। आपसे पूछा गया है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। चलो देखते हैं। देखो, ये जो प्रश्न पूछा गया है आपसे, इसके पीछे का जो कंटेक्स्ट है आपको ध्यान में होगा। दिसंबर 2023 में कई सांसदों को निलंबित किया गया था कुछ, और एक महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद थी, उनका निष्कासन भी हुआ था। तो इसी कंटेक्स्ट में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, 140 से अधिक सदस्यों को का निलंबन हुआ था, लगभग 146 थे। इसी संदर्भ में ये सवाल बनाया गया है। पहला स्टेटमेंट देखो कि अध्यक्ष किसी लोकसभा सदस्य को स्वयं निलंबित कर सकता है जबकि उसके निष्कासन की शक्ति सदन के पास होती है। बिल्कुल सही बात है। जब कोई संसद सदस्य होता है, जो भी पीठासीन अधिकारी होते हैं, लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के संदर्भ में राज्यसभा का सभापति, उनके द्वारा ऐसा अगर प्रतीत होता है कि संबंधित सदस्य द्वारा सदन के कार्रवाई में कुछ समस्या, बाधा उत्पन्न की जा रही है किसी भी अन्य कारण से, तो वो उनको निलंबित कर सकते हैं। पहली बार जब उनको बाहर जाने के लिए कहा जाता है, अगली बार प्रोसेस क्या होता है कि उनका नाम पुकारा जाता है। ठीक, और जब नाम पुकारा जाता है तो सदन द्वारा उनके निलंबन को एक तरह से घोषित किया जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है, पहला पार्ट, कि किसी लोकसभा सदस्य द्वारा निलंबित कर सकता है, लेकिन निष्कासन जो होता है, जो एक्सपल्सन है, इसकी शक्ति जो पीठासीन अधिकारी है, जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के या राज्यसभा के सभापति, उनके पास नहीं है, बल्कि पूरे मतलब सदन के पास है, सदन के द्वारा किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, संसदों के निष्कासन की प्रक्रिया संविधान में उल्लिखित है जबकि निलंबन संबंधित सदन के नियमों द्वारा निर्देशित होता है। यह गलत है। देखो, निलंबन और निष्कासन दोनों जो है वो दोनों में से किसी की भी चर्चा संविधान में नहीं की गई है, बल्कि दोनों की चर्चा कहां पे है? दोनों की चर्चा सदन के नियम में है। सदन कार्रवाई जो होती है सदन के नियम द्वारा, तो सदन के नियम में है। ठीक, अगर आप लोकसभा के संदर्भ में बात करो तो लोकसभा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो नियम 373 है, 374 है और 374 ए है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको ये ध्यान में रहे, बट आप इतना तो ध्यान में रख सकते हो कि जो निष्कासन और निलंबन दोनों है, दोनों किसी भी संविधान में नहीं वर्णित है, बल्कि कहाँ है? सदन के नियम में। राज्यसभा के लिए अलग नियम है, लोकसभा के लिए अलग नियम है। ठीक है, यहाँ ये सवाल जो आपसे पूछा गया है लोकसभा के संदर्भ में स्पेशली है, तो आर्टिकल 373, 374 जो सदन का नियम है, 373, 374 और 374 ए उससे संबंधित है। तो ये वाला कथन गलत है। अंतिम तीसरा कथन जो है, निलंबित संसदीय समितियों की बैठक में शामिल नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें। देखो, ये सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ऐसे सवाल, ऐसे स्टेटमेंट कई बार आ जाते हैं प्रश्न में, तो आपको लग रहा होगा कि अरे भाई, हो सकता है कि वो संसद सदस्य ना रहे लेकिन संसदीय समितियों में भाग ले सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। जब संसद सदस्य नहीं रहेंगे तो संसदीय समितियों में भी शामिल नहीं हो सकते हैं, भाग नहीं ले सकता है। तो ये कथन बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा इसमें सोचना नहीं था। पूछा गया है कितने कथन सही हैं, तो कथन 2 गलत है, 1 और 3 सही है। तो विकल्प बी जो है आपका, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक,
इसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा, ये सस्पेंशन, एक्सपल्सन और एक डिस्क्वालिफिकेशन भी होता है, ठीक है। तो आप इसको भी आप एक बार ध्यान में रखिएगा। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में आपको ध्यान में होगा, जो कांग्रेस के सदस्य थे राहुल गांधी, उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था सूरत की एक न्यायालय के द्वारा। तो ये तीनों टर्म जो है, आप तीनों टर्म को एक तरह से तुलनात्मक रूप से आप इसका कंपैरिजन करके देख लीजिएगा। कभी भी सवाल इस पे बना सकता है, तीनों के कंपैरिजन पे। यहां पे 2 ही टर्म था, निष्कासन, निलंबन, क्योंकि ये दिसंबर 2023 के जो करंट का कंटेक्स्ट था उससे संबंधित रहा था। क्लियर है? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। देखिए आप लोग स्क्रीन पे, इसमें कहा गया है कि ये कुछ हिंट दिए गए हैं आपको कि देश एक्स में एक तरह से एक पैरा, लंबा सा पैरा लिख दिया गया है, बट है इसमें कुछ नहीं, ध्यान से पढ़ोगे तो आसान सवाल है, वन लाइनर टाइप सवाल है। देश एक्स में एक नया कानून नागरिकों को किसी भी सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने से पहले 2 वर्षों की सामुदायिक सेवा का अधिदेश देता है। इस हेतु सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उम्मीदवारों को प्रभावी शासन संचालन के लिए आवश्यक सामाजिक चुनौतियों का प्रत्यक्ष अनुभव हो। हालांकि कुछ आलोचकों का तर्क है कि यह कानून उन लोगों को पद प्राप्त करने से हतोत्साहित करता है जिनके पास ऐसी सेवा के लिए समय या संसाधन नहीं है। फिर अब प्रश्न आपसे पूछा गया है कि देश एक्स में राजनीतिक उम्मीदवारों के लिए नई आवश्यकता मुख्यतः उनकी स्वतंत्रता को कैसे प्रभावित करती है। देखो, ये वाला जो प्रश्न है ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। 2 बातें हैं, एक तो क्या है सकारात्मक, आप विकल्पों को देखो, और दूसरा है नकारात्मक स्वतंत्रता। अगर इसका अंतर पता है, ये बेसिक जो राजनीति विज्ञान का सिद्धांत स्वतंत्रता के संदर्भ में दिया जाता है, सकारात्मक स्वतंत्रता होता है ना, वो सरकार या संबंधित समाज से समाज के द्वारा निर्धारित होता है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता होता है वो निरपेक्ष होता है, मतलब एकदम से अलग से सबों के लिए बराबर, समझ लो समाज या सरकार द्वारा अलग से कोई इंटरवेंशन नहीं है उसमें। बस इतना बेसिक सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच का बेसिक अंतर पता होगा तो ये सवाल आप इजीली कर सकते हो। ये वाला जो कंडीशन है ये क्या कह रहा है, एक पूर्व शर्त जोड़ा गया है। पूर्व शर्त जोड़ा गया है मतलब किसी के समाज में किसी की स्थिति के से निरपेक्ष होकर सब पर बराबर तरीके का है कि 2 वर्ष की सामुदायिक सेवा, क्या कह रहा है कि 2 वर्ष की सामुदायिक सेवा होनी चाहिए, नेसेसरी। इसमें किसी को भी मतलब छूट नहीं दिया गया है, सबके लिए बराबर है। तो आपका जो विकल्प सी है यह उम्मीदवारों में एक पूर्व शर्त जोड़कर नकारात्मक स्वतंत्रता को कम करता है। यही वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा कि एक पूर्व मतलब इस पे समाज की स्थिति या समाज में जो अलग अलग लोगों की स्थिति है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब पर ये समान रूप से है, सब पर समान रूप से एक जो है प्री कंडीशन ऐड किया गया है। तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है जो नेगेटिव फ्रीडम है, नकारात्मक स्वतंत्रता है उसको। यही आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। स्पष्ट है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। देखिए आप लोग, ये कैबिनेट सचिवालय से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछा गया है आपसे, भारत में कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षतः प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। दूसरा है कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तीसरा है कैबिनेट सचिवालय को आवंटित किया गया भारत सरकार का कार्य प्रधानमंत्री को आवंटित किया गया कार्य माना जाता है। और अंतिम स्टेटमेंट है मंत्रिमंडल सचिवालय केंद्रीय मंत्रालयों के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन हेतु उत्तरदायी है। पूछा गया है आपसे कि इसमें से कितने कथन सही हैं। देखो, कैबिनेट सचिवालय सबसे प्रमुख जो हमारा विभाग है सिविल सर्विस में,
सबसे जो प्रमुख विभाग है सिविल सर्विस के दृष्टिकोण से, देश का जो सर्वोच्च सिविल सेवक होता है वो कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। ये मूल रूप से क्या काम करता है? प्रत्यक्षतः प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। अलग अलग विभिन्न जो मंत्रालयों हैं, अलग अलग जो मंत्रालय हैं, उसके बीच सामंजस्य का कार्य करता है, सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। और डायरेक्टली किसके अधीन काम करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के अधीन दो मिनिस्ट्री, एक तो आप पीएमओ, आपने पढ़ा होगा कंपैरिजन, जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है और जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है, इसके बीच में आपने कंपैरिजन पढ़ा होगा। ठीक है, तो कैबिनेट सेक्रेटरीट भी है, ये किसके अधीन कार्य करता है? डायरेक्टली, ये डायरेक्टली कार्य करता है प्राइम मिनिस्टर के अधीन। क्लियर? दूसरा स्टेटमेंट देखो, कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। अभी मैंने बताया आपको कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी होगा वो देश का सर्वोच्च सिविल सेवक होगा, देश का सर्वोच्च सिविल सेवक होगा, अर्थात जो सिविल सेवा बोर्ड है उसका पदेन अध्यक्ष भी होगा। ये कथन भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, कैबिनेट सचिवालय को आवंटित किया गया भारत सरकार का कार्य प्रधानमंत्री को आवंटित किया गया कार्य माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये भी एकदम, ये अगर आपने कैबिनेट सचिवालय के कार्यों और उसकी विशेषताओं के संदर्भ में पढ़ा होगा तो ये स्टेटमेंट भी वहां डायरेक्टली उससे रिलेटेड है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट सचिवालय और क्या काम करता है? जो विभिन्न मंत्रालय हैं उसके बीच सामंजस्य बिठाता है। जो मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल, कैबिनेट और कैबिनेट जो कमिटीज हैं, उनको सहायता प्रदान करने का काम करता है, उनको सचिवालयी सहायता प्रदान करने का काम करता है। अंतिम स्टेटमेंट देखो, मंत्रिमंडल सचिवालय केंद्रीय मंत्रालयों के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन हेतु उत्तरदायी है। ऐसा आपने कहीं पढ़ा? वित्तीय संसाधन, ये तो बजट से होगा, इसका कैबिनेट सेक्रेटरीट से कुछ लेना देना है नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आसान प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। देखिए आप लोग, इसमें पूछा गया है आपसे कि कौन सा प्रस्तावना में मूल प्रस्तावना में मूल संविधान की प्रस्तावना में मौजूद नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में मौजूद नहीं था? एकता, अखंडता, बंधुत्व पूछा गया है आपसे। नीचे दिए गए कूट के हिसाब से सही उत्तर चुनिए। देखो, बहुत ही आसान सवाल है। प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? केवल एक बार। ठीक है, जो प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देश की एकता को, एकता के स्थान पे क्या किया गया था? देश की एकता और अखंडता। तो ये वाला जो है, एकता पहले से था, बंधुत्व पहले से था, ये अखंडता जो है यही केवल इसी शब्द को जोड़ा गया था। इसके अतिरिक्त पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया। ठीक है, और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और समाजवादी जोड़ा गया। स्पष्ट है? एक बार, केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना में। आसान प्रश्न है, विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? इस प्रश्न में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। देखिए आप लोग, ये 0 एफआईआर, शून्य एफआईआर से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में शून्य एफआईआर, 0 एफआईआर शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है, किसी दंडनीय अपराध, क्रिमिनल ऑफेंस का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं होने पर एफआईआर दर्ज की जाती है। एक ऐसी एफआईआर जिसे क्षेत्राधिकार से निरपेक्ष किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा सकता है। तीसरा है, शिकायतकर्ता की पहचान उजागर किए बिना गुप्त रूप से एफआईआर दर्ज की जाती है। और चौथा है, एक ऐसी एफआईआर जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी को तत्काल निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हिरासत में लिया जाता है। देखो, ये जो 0 एफआईआर है, 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट वर्मा समिति, निर्भया केस हुआ था 2012 में, उसके बाद वर्मा समिति का गठन किया गया था। उसके सिफारिश पर, वर्मा समिति की सिफारिश पर 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट आया। 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि
आमतौर पे जो एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाता है पुलिस स्टेशन में, उसमें क्या होता है कि जो पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में हुए अपराध हैं उससे संबंधित एफआईआर दर्ज किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि पीड़ित को ये पता नहीं हो कि वो कहाँ मतलब उसका किस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत यह संबंधित अपराध आया। तो जो भी पुलिस स्टेशन का जो क्षेत्राधिकार है उससे परे एक पीड़ित व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इसके पीछे का मूल कंसेप्ट यही था कि पीड़ित को दर बदर भटकना नहीं पड़े। प्राथमिक जो उसकी प्राथमिकी जो है सूचना, जो प्रारंभिक सूचना है उसके साथ कोई भी अपराध घटित हुआ है तो वो किसी भी पुलिस थाने में दर्ज की जा सकती है। संबंधित पुलिस थाने द्वारा क्या किया जाएगा कि उसको कोई नंबर, एफआईआर को नंबर नहीं दिया जाएगा, 0 एफआईआर किया जाएगा और आगे जिस भी पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में वो अपराध आएगा उसको स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यही कंसेप्ट 0 एफआईआर का है। आप देखो विकल्प इसमें पढ़ो, एक ऐसी एफआईआर जिसे क्षेत्र, विकल्प बी जो है आपका, एक ऐसी एफआईआर जिसे क्षेत्राधिकार से निरपेक्ष किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा सकता है। यही बात है 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट। बस आपको ध्यान में रखना है कि मतलब क्षेत्राधिकार से परे है 0 एफआईआर। अभी आप थोड़े साल पहले एक सेलिब्रिटी जो सुशांत सिंह राजपूत थे, उनकी जो मृत्यु हुई थी उस संदर्भ में भी 0 एफआईआर का चर्चा में रहा था। ठीक, तो बेसिकली ये वर्मा समिति के बाद, सिफारिशों के बाद आया था और हाल फिलहाल में भी चर्चा में रहा है। स्पष्ट है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। देखिए आप लोग स्क्रीन पर, ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भारत में संसदीय विशेषाधिकारों, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, जब सदन सत्र में हो तो संसद सदस्यों को आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति, इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट प्राप्त होती है। दूसरा है, महान्यायवादी के पास भी वही संसदीय विशेषाधिकार हैं जो सांसदों को उपलब्ध हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, विशेषाधिकारों के उल्लंघन का दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति को सदन कारावास से दंडित कर सकता है। पूछा गया है कि कितने कथन सही हैं। देखो, संसदीय विशेषाधिकारों की अगर हम बात करें तो 2 आर्टिकल आपके ध्यान में आ जाना चाहिए। जैसे ही ये पढ़ो, आर्टिकल 105 ये संसद के लिए है और 194 ये जो है राज्य विधानसभा के लिए। ठीक, अब देखो इसमें क्या कह रहा है। पहला कथन है, जब सदन सत्र में हो तो संसद सदस्यों को आपराधिक मामलों में, ये गलत है। आपराधिक मामलों में कोई भी उन्मुक्ति नहीं प्राप्त है, कोई भी इम्यूनिटी नहीं प्राप्त है। केवल सिविल मामलों में इम्यूनिटी प्राप्त है और 40 दिन, जो सदन सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व और सदन सत्र के 40 दिन बाद तक, लेकिन केवल सिविल मामलों में, आपराधिक मामलों में नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखो, महान्यायवादी के पास भी वही संसदीय विशेषाधिकार हैं जो सांसदों को उपलब्ध है। बिल्कुल सही बात है, महान्यायवादी के पास भी वही संसदीय विशेषाधिकार हैं जो कि संसद सदस्यों को होता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो भी सदन में वक्तव्य दे सकता है, सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, उन सभी के पास संसदीय विशेषाधिकार होना चाहिए ताकि वो अपने कर्तव्य का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सके। महान्यायवादी के पास ये अधिकार है कि वो संसद के किसी भी सदन के सत्र में भाग ले सकता है, बोल सकता है, तो डेफिनेटली उसको भी यही विशेषाधिकार मिलेगा। तीसरा स्टेटमेंट देखो, विशेषाधिकारों के उल्लंघन का दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति को सदन कारावास से दंडित कर सकता है। बिल्कुल सही बात, सदन के पास अधिकार है कि अगर कोई विशेषाधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो उसके विरुद्ध जो है एक तरह से दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जिसमें कारावास भी शामिल है। स्पष्ट है? पूछा है कितने कथन सही हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो विकल्प बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आसान प्रश्न है, हमेशा चर्चा में रहता है संसदीय विशेषाधिकार। तो आपको जो भी इसमें बातें कही गई है प्रश्न में, आसान प्रश्न था, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़ें अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखो ये एकदम थोड़ा फैक्चुअल प्रश्न है, इसमें थोड़ा ध्यान से भी पढ़ना पड़ेगा। एक तो तथ्यात्मक प्रश्न है और दूसरा आपके कंसंट्रेशन का भी टेस्ट है इसमें। निम्नलिखित में से कितने सामाजिक राजनीतिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 और या भाग 4 के तहत निहित हैं, लेकिन मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में मानव अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है। मतलब कहना यह चाह रहा है कि या तो वो भाग 3 में है या भाग 4 में है या दोनों में है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस का ये है मानव अधिकार घोषणा पत्र, सार्वभौम घोषणा पत्र मानव अधिकारों का, उसमें शामिल नहीं है। ठीक, एकदम ध्यान से समझना है। पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि भाग 3-4 में है और जो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा है उसमें भी है। ये कह रहा है कि या तो भाग 3 या भाग 4 में है, लेकिन जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसमें नहीं है। ठीक, पहला है किसी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, दूसरा है समान कार्य हेतु समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तीसरा है संपत्ति का अधिकार, और चौथा है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम पर लगाने पर रोक। ठीक, देखो पहला वाला जो है धर्म के पालन की स्वतंत्रता, सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको, ये कहां है, ये आपको जो हमारा आर्टिकल 25 है उसमें है। ठीक, लेकिन ये जो है आपसे कह रहा है कि निहित है, लेकिन यूएनएचसीआर में के रूप में उल्लिखित नहीं है। ये जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो ह्यूमन राइट्स का है यूडीएचआर में, उसमें भी शामिल है ये। दूसरा देखो समान कार्य हेतु समान वेतन, इक्वल पे फे, ये आपको डीपीएसपी का पार्ट है, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, और ये यूडीएचआर का भी पार्ट है। अगला देखो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है ये अब पहले जो मूल संविधान था उसमें हमारे मौलिक अधिकार का पार्ट था, लेकिन वर्तमान में ये क्या है, वर्तमान में ये केवल संवैधानिक अधिकार है, ये भाग 3 भाग 4 से संबंधित नहीं है, लेकिन यूडीएचआर का पार्ट है ये। ठीक, तो ये भी नहीं आएगा, आपसे पूछ रहा है यूडीएचआर में नहीं है, पहले तो हमें यही खोजना है। आखिर चौथा देखो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम पर लगाने पर रोक, ये हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है, आर्टिकल 24। ठीक है, आर्टिकल 24 का पार्ट है ये, लेकिन इसकी चर्चा ना यूडीएचआर में नहीं है। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है उसमें इसकी चर्चा नहीं है, केवल यही एकमात्र है जो या तो भाग 3 या भाग 4 में है, लेकिन यूडीएचआर में नहीं है। ये थोड़ा फैक्चुअल सवाल था और थोड़ा आपके कंसंट्रेशन की भी जांच कर रहा था। आपका कंसंट्रेशन इसमें, इस प्रश्न में अगर जरा सा भी भटका होगा तो ये प्रश्न आप गलत कर सकते थे। ठीक, तो विकल्प ए जो है केवल एक, ये सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। देखिए आप लोग स्क्रीन पर, ये ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, प्रवर्तन निदेशालय, और सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसके कंपैरिजन पे ये सवाल है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा गया कौन सब सही है। भारत में प्रवर्तन निदेशालय ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर, जबकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर की जाती है। दूसरा है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों को 2 वर्षों के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। तीसरा स्टेटमेंट है प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है, जबकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के प्रशासनिक नियंत्रण में है। आपसे पूछा गया है कि इसमें से कितने कथन सही हैं। चलो देखते हैं। हाल फिलहाल में तो काफी चर्चा में रहने वाली एजेंसी है, वैसे भी आपको इसके बारे में विशेष ध्यान में रखना चाहिए, करंट में भी कंटेक्स्ट आते ही रहता है।
तो कभी भी इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगर पहला जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, प्रवर्तन निदेशालय है, इसके बारे में बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही। ये जो ईडी का जो डायरेक्टर है, इसकी नियुक्ति की जाती है, सीवीसी एक्ट है, आपने पढ़ रखा होगा, 2003 का एक्ट है। सीवीसी एक्ट के तहत शक्तियां मिलती है इसके अध्यक्ष, जो ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति होती है, ये सीवीसी एक्ट 2003 है, उसके तहत इसमें प्रावधान किया गया है। एक कमेटी का गठन किया जाता है और जो सीवीसी होते हैं, जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें अन्य सदस्यों के रूप में जो अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं वो होते हैं, साथ में जो राजस्व सचिव होते हैं वो होते हैं, इसके अतिरिक्त डीओपीटी के जो सचिव हैं वो होते हैं। तो एक कमेटी है जिसको हेड कौन कर रहे होते हैं, हेड कर रहे होते हैं सीवीसी। ठीक, तो ये वाला पार्ट तो सही है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखो कि सीबीआई के बारे में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर की जाती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। ये जो दिल्ली स्पेशल पावर एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, सीबीआई को शक्तियां उससे मिलती है और इसके निदेशक की नियुक्ति संबंधी प्रावधान भी उसी से, दिल्ली विशेष शक्ति डीपीएस, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है 1946 का, उसके तहत मिलता है। ठीक, तो जो सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति एक कमेटी द्वारा की जाती है, उसको हेड कौन कर रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अन्य सदस्य कौन होते हैं उसमें, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो, और जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो होंगे, या उनके द्वारा नामित कोई भी एक अन्य जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो होंगे। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों को 2 वर्षों के कार्यकाल की सुरक्षा है। बिल्कुल सही बात। इसको लेके अभी थोड़े दिन पहले जो है न्यूज में भी रहा था, ये जो विपक्ष के कुछ नेता थे उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित एक याचिका दायर की गई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। 2 वर्षों के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है, साथ ही 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ये भी ध्यान में रखना है, 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, प्रवर्तन निदेशालय वित्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का फेवरेट है। जब भी आप किसी एजेंसी के बारे में पढ़ो, किसी विभाग के संदर्भ में पढ़ो, तो आपको हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो प्रवर्तन निदेशालय जो है, ईडी जो है, वो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक, दूसरा वाला पार्ट जो है सीबीआई जो है वो किसके अंतर्गत आता है, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, कार्मिक विभाग है, ये डीओपीटी, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय जो है, इसका जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, इसके अंतर्गत आता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट तथ्य है और बहुत ही प्रासंगिक तथ्य है जिसको आपको ध्यान में रखना है, कभी भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। स्पष्ट है? तो पूछा गया कितने कथन सही हैं, तीनों कथन सही हैं, तो विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। देखिए आप लोग, इसमें 4 स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा डीपीएसपी के सफल कार्यान्वयन से उपयुक्त संबंधित है। देखो, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत की कृषि उत्पादकता में सुधार, दूसरा है भारत के गिनी गुणांक में वृद्धि, तीसरा है भारत के वन क्षेत्र को उसके भौगोलिक क्षेत्र के 33% तक बढ़ाना, और चौथा है भारत की सांस्कृतिक पर्यटन क्षमता में वृद्धि। आपसे पूछा गया है भारत के संविधान के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के सफल कार्यान्वयन से उपयुक्त में से कितने लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब अगर डीपीएसपी को सही से लागू किया गया तो इसमें से किसको अचीव किया जा सकता है। देखो, बहुत ज्यादा तनाव इसमें भी नहीं हुआ होगा। पहला वाला जो सवाल है भारत की कृषि उत्पादकता में सुधार, और डेफिनेटली डीपीएसपी से जुड़ रहा है आर्टिकल 48। ठीक, गिनी गुणांक में वृद्धि, इसको ध्यान से पढ़ना है। ये वाला जो है गिनी गुणांक में वृद्धि, गिनी गुणांक क्या होता है आपने पढ़ा। यहां देखो, थोड़ा पॉलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, थोड़ा इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आ गया। गिनी गुणांक क्या होता है, गिनी गुणांक आय असमानता को दर्शाता है, आय असमानता को दर्शाता है।
अगर गिनी गुणांक में वृद्धि होगी कहीं पर, तो वो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि उस पर्टिकुलर देश में या उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में आय असमानता बढ़ रही है। अब सोचो, डीपीएसपी का लक्ष्य कभी हो सकता है कि आय असमानता या किसी भी प्रकार की असमानता को बढ़ाना? तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो यही वाला इसमें आपको थोड़ा फंसाने लायक दिया गया था, थोड़ा अप्लाइड स्टेटमेंट था, ठीक। तो ये नहीं होगा, गिनी गुणांक में वृद्धि नहीं, ये डीपीएसपी के लक्ष्यों के विरुद्ध हो जाएगा। अगला देखो, भारत के वन क्षेत्र को उसके भौगोलिक क्षेत्र के 33% तक बढ़ाना, डेफिनेटली आर्टिकल 48A पर्यावरण वाला जो पार्ट है। अंतिम देखो, भारत की सांस्कृतिक पर्यटन क्षमता, जो भी हमारे स्मारक हैं, राष्ट्रीय स्मारक हैं, उनके संरक्षण की बात डीपीएसपी में की गई है, तो ये भी डीपीएसपी का पार्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको बस एकमात्र, अगर दूसरे गिनी गुणांक के बारे में आपको पता होगा कि गिनी गुणांक वृद्धि या कमी से क्या प्रभाव होगा, तभी आप ये सवाल सही कर सकते। तो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था। तो इसमें से पूछा गया, सफल कार्यान्वयन से उपयुक्त में से कितने लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं? तो विकल्प दूसरा वाला नहीं, बाकी सारा, तो विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। इसमें पूछा गया है, यदि किसी देश में सरकार का लोकतांत्रिक, एकात्मक, यूनिटरी और लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, यूनिटरी और संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री स्वरूप है, तो उसकी राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना होती है? ठीक, चलो देखो, तीन बातें कही गई है इसमें। पहला है कि डेमोक्रेटिक सेटअप है, दूसरा यूनिटरी एकात्मक है, तीसरा पार्लियामेंट्री संसदीय स्वरूप है। तो पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, कौन सी विशेषताएं निश्चित रूप से मतलब सर्वाधिक संभावना है, ऐसा समझो। सरकार का एकल स्तर, डेफिनेटली संघीय व्यवस्था में ना मतलब कई सारा स्तर होगा। जब यूनिटरी है, ब्रिटेन का सिस्टम ध्यान में रखो, तो ये क्या होगा, एक सरकार का एकल स्तर, ये बात तो सही है। राज्य का निर्वाचित प्रमुख, राज्य का निर्वाचित प्रमुख, ये निश्चित रूप से कह नहीं सकते हैं। विधायिका के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये वाला पार्ट जो है थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। दूसरा देखो, विधि का शासन, एकल नागरिकता, राज्य का नाम मात्र का प्रमुख और कार्यपालिका व विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, कार्यपालिका विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण होगा यहाँ पे? नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। एकल नागरिकता, ठीक बात है, यूनिटरी फॉर्म। राज्य का नाम मात्र का प्रमुख, राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है, राज्य का नाम मात्र का प्रमुख, चाहे ब्रिटेन की बात करो चाहे इंडिया की बात करो। इंडिया में यहाँ पे ये वाला पार्ट तो आएगा नहीं, हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, बट ब्रिटेन में लगभग लगभग यही तरह का सिस्टम है, डेमोक्रेटिक भी है, यूनिटरी भी है और पार्लियामेंट्री भी है। तो उसका सिस्टम अगर आपके दिमाग में रहता तो ये सवाल आपको 5 सेकंड भी नहीं लगता। यही जो विकल्प सी है, यही हमारा सही उत्तर होगा कि एकल नागरिकता है, क्योंकि संघीय व्यवस्था होगी नहीं। अलग मतलब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है, अलग अलग स्टेट्स की भी नागरिकता मिल रही है और एक देश की भी नागरिकता मिल रही है। यहाँ पे चूंकि ये यूनिटरी फॉर्म है, संघीय स्तर ही नहीं, ढांचा ही नहीं है कोई और, तो डेफिनेटली एकल नागरिकता एक स्तर होगा, राज्य का नाम मात्र का प्रमुख ये होगा, और निर्वाचित सरकार, डेमोक्रेटिक फॉर्म है तो डेफिनेटली निर्वाचित सरकार होगी। अंतिम देखो, यही हमारा सही उत्तर है, फिर भी अंतिम देख लो, कार्यपालिका का विधायिका, द्विसदनीय विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व एवं एकल नागरिकता, ऐसा भी डेफिनेटली नहीं कह सकते। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है हमारा? विकल्प सी, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। देखिए आप लोग स्क्रीन पर, इसमें कहा गया है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और उसी से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया है आपसे। भारत में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने तथा संचालित करने का मौलिक अधिकार है। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अपने समुदाय के छात्रों के लिए 50% तक सीटें आरक्षित कर सकते हैं।
और तीसरा स्टेटमेंट है पूर्णतः राज्य निधि से संचालित किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। पूछा गया कितने कथन सही हैं। देखो, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, पहला वाला स्टेटमेंट है सभी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को, आर्टिकल 30 ध्यान में होगा, ठीक है। अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने तथा संचालित करने का मौलिक अधिकार है, डेफिनेटली मौलिक अधिकार के अंतर्गत है ये, तो ये वाला बात तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अपने समुदाय के छात्रों के लिए 50% तक सीटें आरक्षित कर सकते हैं। डेफिनेटली ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अलग अलग निर्णयों में इस तरह से स्पष्ट किया है, ठीक, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखो, पूर्णतः राज्य निधि से संचालित किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ये भी सही है। आर्टिकल 28 ध्यान में रखना है, आर्टिकल 28 का रेफरेंस लोगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट है ये तो सीधे सीधे, अगर आपने फंडामेंटल राइट अच्छे से पढ़ा है तो सीधे स्टेटमेंट उठा के दे दिया है, बहुत ज़्यादा आपको सोचना है नहीं। ये वाला स्टेटमेंट जो है ये अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में स्पष्ट किया है। जहां भी आप पढ़ रहे होगे अल्पसंख्यक अधिकारों के संदर्भ में, अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार, तो वहां इसकी चर्चा निश्चित रूप से होती है। आसान प्रश्न था, तीनों कथन सही है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। देखिए आप लोग, इसमें उच्चतर न्यायपालिका से संबंधित, हायर जुडिशियरी से संबंधित 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, वही पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों के मामलों में यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है। बिल्कुल सही बात है ये। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। जो आर्टिकल 124A है ना, वो कहता है कि जितने भी सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश अब होगा, एक CJI मुख्य न्यायाधीश प्लस कितना अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण संसद द्वारा करेगा, यानी कि संसद द्वारा किया जाएगा, यानी कि संसद निर्धारित करेगी। वर्तमान में कितने हैं? एक मुख्य न्यायाधीश है प्लस 33 अन्य न्यायाधीश हैं। कुल सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। दूसरा पार्ट देखो, जबकि उच्च न्यायालयों के मामले में यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है। बिल्कुल सही बात, यहां कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, राष्ट्रपति के पास है ये। राष्ट्रपति टाइम टू टाइम जो है किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, और कई बार ये छोटे एग्जाम्स में, स्टेट PCS वगैरह में ये कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट आपको देता है, और आपसे गलती भी अगर आपने एक रिकॉल करके नहीं आपने रखा है तो ये कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ, रीजनल बेंच स्थापित करने की शक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है। डेफिनेटली आर्टिकल 130 में यह प्रावधान किया गया है कि क्षेत्रीय पीठ जो दिल्ली या दिल्ली के अतिरिक्त कहीं भी होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, किसकी पूर्व अनुमति से? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से कहीं पर भी बेंच बिठाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक। तीसरा स्टेटमेंट देखो, संसद के निर्वाचन संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत हैं, जबकि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। यही गड़बड़ है, यही स्टेटमेंट जो है गड़बड़ है। देखो मूल क्षेत्र, जो सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है, उसके अंतर्गत राज्यों से संबंधित विवाद, एक तरफ एक राज्य है, एक राज्य और अन्य राज्य हैं, एक तरफ संघ है, दूसरी तरफ कोई राज्य है, एक तरफ संघ और कुछ राज्य हैं तथा दूसरी तरफ कुछ अन्य राज्य हैं। तो इन सबों के बीच जो विवाद होगा, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है, ठीक। लेकिन ये संसद सदस्य के निर्वाचन या जो विधानसभा, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन, इससे संबंधित जो विवाद होगा, ये हाई कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है।
तो ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। अंतिम चौथा स्टेटमेंट देखो, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में समस्त कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में की जाएंगी। ठीक, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये इससे संबंधित आर्टिकल भी आप ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 341 में कहा गया है, 348(1) में ये बात कही गई है कि सर्वोच्च न्यायालय की जितनी भी कार्रवाई होगी वो अंग्रेजी भाषा में होगी, हाई कोर्ट की भी जितनी कार्रवाई होगी वो अंग्रेजी भाषा में होगी। लेकिन गवर्नर को यह अधिकार है कि वो किसी राज्य के हाई कोर्ट में क्षेत्रीय भाषा, वहाँ की जिसको कि उस राज्य में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, उसमें उसकी कार्रवाई की जा सकती है। क्लियर? तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। पूछा गया है कितने कथन सही हैं, एक कथन गलत है, बाकी 3 सही हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। बढ़ें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। देखिए आप लोग, इसमें पूछा गया है, ये प्रश्न काल के संबंध में, भारत की संसद में प्रश्न काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न मंत्रियों के साथ साथ निजी सदस्य दोनों को संबोधित किए जा सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है तारांकित प्रश्नों के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है, जबकि अतारांकित प्रश्नों के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है। और तीसरा स्टेटमेंट है तारांकित प्रश्नों के मामले में पूरक प्रश्नों की अनुमति है, लेकिन अतारांकित प्रश्नों के लिए अनुमति नहीं है। आपसे पूछा गया है कितने स्टेटमेंट सही हैं इसमें। देखो, जो प्रश्न काल होता है, पहला घंटा जो होता है सदन का, वो क्या होता है? 11 बजे सदन की कार्यवाही स्टार्ट होती है आमतौर पे। तो पहला घंटा जो होता है 11 बजे से 12 बजे के बीच का जो समय होता है, ये प्रश्न काल का होता है। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल रूप से 3 प्रकार के प्रश्नों का वर्गीकरण कैसा किया गया है? तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। उसी के अंतर पर यह प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट, प्रश्न मंत्रियों के साथ साथ निजी सदस्य दोनों को संबोधित किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, सदस्य किसी से भी ये प्रश्न संबोधित करके पूछा जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, तारांकित प्रश्नों के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता, जबकि अतारांकित प्रश्नों के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता। ये गलत है, ये उल्टा कर दिया गया है इसमें। तारांकित प्रश्नों के लिए जो है मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और अतारांकित प्रश्नों के लिए जो है लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है। ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है, आपको ध्यान में होना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट देखो, तारांकित प्रश्नों के मामले में पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति है। डेफिनेटली जहां आप मौखिक उत्तर दोगे वहां आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हो। और अतारांकित प्रश्न, क्योंकि ये लिखित में दिया जाता है, लिखित उत्तर दिए जाते हैं, इसीलिए इसमें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। कितने पूछा गया, कौन सा सही है? तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा। तो विकल्प सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे इस टेस्ट पेपर का अंतिम प्रश्न था, देखिए प्रश्न संख्या 100। इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति संविधान के तहत सभी उद्देश्यों के लिए किसी जनजाति को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं। ठीक। दूसरा है राष्ट्रपति संविधान के तहत सभी उद्देश्यों के लिए किसी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं। ठीक। तीसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात ही किसी जाति को किसी विशेष राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट करते हैं। और चौथा स्टेटमेंट है किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए भारत के महापंजीयक रजिस्ट्रार जनरल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। पूछा गया है कितने कथन सही हैं। देखो, 2 चीजों को ध्यान में रखना है। एक तो इसमें पूछा गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैसे दर्जा निर्धारित होगा। पहला स्टेटमेंट जो है आर्टिकल 341, ठीक है, ये उससे जुड़ता है राष्ट्रपति संविधान के तहत सभी उद्देश्यों के लिए किसी जनजाति को अनुसूचित जाति में निर्दिष्ट कर सकता है। बिल्कुल सही बात है।
राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी करके किसी को किसी भी जाति, जनजाति, समूह, किसी को भी अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट के रूप में जो है वर्गीकृत, निर्दिष्ट किया जा सकता है। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट देखो, इसमें थोड़ा सा पेंच है। राष्ट्रपति संविधान के तहत सभी उद्देश्यों के लिए किसी जाति को अनुसूचित जनजाति में, यहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम है, ध्यान से पढ़ना था, आपके कंसंट्रेशन का टेस्ट था इस प्रश्न में। यहां पे कह रहा है किसी जाति को अनुसूचित जनजाति में, नहीं, कोई ना, ये जो टर्म है यहां संविधान में लिखा हुआ जनजाति ही होना चाहिए, कोई ट्राइब को ही अनुसूचित शेड्यूल ट्राइब में घोषित किया जा सकता है। बस एक टर्म, जरा सा आपका कंसंट्रेशन इस पे बिगड़ा होगा, ये सवाल, ये स्टेटमेंट आपने सही कर दिया होगा, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक। तीसरा स्टेटमेंट देखो, ये आर्टिकल 342 को पढ़ोगे तो एज इट इज स्टेटमेंट है, बस यहां पे जाति के जगह पे जनजाति होगी। ठीक। जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात ही किसी जाति को किसी विशेष राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति द्वारा पहले राज्यपाल से ऐसा परामर्श किया जाएगा, उसके बाद ही किया जाएगा। अंतिम स्टेटमेंट है, किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए भारत के महापंजीयक रजिस्ट्रार जनरल की स्वीकृति आवश्यक है। ये बिल्कुल सही बात है। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल जो है ORGI, ठीक है, इसके द्वारा और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब NCST जो है, इन दोनों से सहमति मिलने के बाद ही किसी को शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जा सकता है। एकदम रट लो, ये टिप्स पे रहना चाहिए आपके। शेड्यूल ट्राइब के लिए किसी जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए पहले संबंधित राज्य या यूनियन टेरिटरी द्वारा अधिसूचना भेजी जाएगी। संबंधित अधिसूचना जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, जनजाति मामलों का मंत्रालय जो है, उसके द्वारा इस पे सहमति दी जाएगी। ठीक। फिर ये भेजा जाएगा जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उसके पास, ORGI द्वारा, वो सहमति देंगे। उसके बाद ये भेजा जाएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के पास, वो इस पर सहमति देंगे। फिर ये कैबिनेट के पास जाएगा अप्रूवल के लिए, और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद संबंधित जनजाति या जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति में, शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया जाएगा। क्लियर? अच्छा प्रश्न था। ये अंतर, बेसिक अंतर है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी स्तर पर पूछा गया है कितने कथन सही है, तो दूसरा कथन गलत है, बाकी सारा सही है, तो विकल्प C जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे हमारे जो अनुभव 5 के पॉलिटी के प्रश्न थे, उसको हम लोगों ने देखा। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।